मेरी बहन रोज़ रात को मेरे ससुर जी के कमरे में क्यों जाती थी। एक दिन सास मेरे कमरे में आई और मुझे अपने हाथ साथ ले गई और कहा कि देखो तुम्हारी बहन मेरे पति के साथ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो अगली रात जैसे ही मेरी बहन कमरे से बाहर निकली तो मैं ससुर जी के कमरे में चली गई और जैसे ही चादर हटाई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहन की तो, मेरा नाम निशा है। मेरी शादी 6 साल पहले मेरे पिताजी के दोस्त से बेटे से हुई थी। मेरे पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम 2 बहनें हैं। मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी। मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम नीतू है। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरे पिता की एक एक्सीडेंट की मौत हो गई। हमारे घर पर मेरे चाचा ने कब्जा कर लिया था। मेरी माँ बहुत बुझली थी जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी। वह हमें लेकर नाना नानी के घर चली गई। जब तक नाना नानी जिंदा थे तब तक तो हमें वहाँ बहुत इज्जत मिली। उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस होने नहीं दिया था। ना ही कभी हमें किसी बात का दांत और ना ही कभी हम पर हाथ उठाया। उन्होंने हमारी माँ की दूसरी शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर माँ शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ समय बाद मेरे नाना नानी हुई, इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अब घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे मामा मामी पर आ गई। माँ मेरी माँ से बड़े थे। माँ की शादी नाना नानी के जीते जी हो गई थी। नाना नानी के सामने तो हमारे माँ मन में बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, मगर नाना नानी की मौत के बाद मम्मी ने भी हमसे अपनी आंख मोड़ ली और उनके घर में हम तीनों माँ बेटियों के साथ नौकरानी और जैसा सलेक करने लगा और होने लगा। मामा ने हम दोनों बहनों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। मामी को हमेशा हमारी पढ़ाई के खर्चे से दिक्कत होती थी। वह हमेशा महंगाई की बातें करती रहती थी। न जाने यह मामी की बातों का ही असर था या फिर मेरी माँ अपनी ज़िंदगी में इतनी ही लिखवा कर आई थी। उन्होंने अपने दिल को रोग लगा लिया और यह रोग फिर हार्ट अटैक का रोग बनकर उनकी मौत बन गया। और अब इस दुख भरी दुनिया में हम दोनों बहनें अकेले हो गए थे। खाने को तो हमारे पास काफ़ी रिश्तेदार थे और दुनिया वालों को दिखाने के लिए हमारा ख्याल भी रखा करते थे। हमारे हाल चाल भी पूछता रहा करते थे, मगर हकीकत तो यह थी कि किसी को भी हमसे हमदर्दी नहीं थी। कोई भी हमारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। बस सब हमारे साथ हमदर्दी का दिखावा किया करते थे जो सब लोग जताते थे। मामी तो सबके सामने बहुत अच्छी बनती थी, मगर अकेले में व्यवहार हमारे साथ बहुत ही बुरा होता था। फिर जब मेरी उम्र 22 साल हुई तो मेरे मामा ने मेरे पिताजी के दोस्त से बेटे की शादी करवा दी। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर वह कानों से कुछ अच्छे थे जो अपनी माँ के कानों से सुनते थे, उसी की ज़ुबान बोलते थे। अपनी माँ का कहना बहुत अच्छा तरीके से मानते थे और उनकी आदत करते थे, लेकिन बिना सुने और समझे उनकी माँ की जो भी बात उनसे कहती थी वह अपनी माँ की बात पर यकीन कर लिया करते थे और फिर मुझसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते थे। देखते ही देखते मुझे अपने ससुराल में 8 साल गुजर गए और मैं 2 बेटी की माँ बन गई। इससे पहले तो मुझे दहेज न लेने के ताने मिला करते थे और उसके बाद एक नया थाना यह मिला था कि सिर्फ बेटियां ही पैदा करती है और इन लोगों को कभी बेटे की खुशी ना दे सकती। मैं अपनी सास और अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, यह तो ईश्वर की मर्जी है। वह चाहे जिसको लड़का दे, जिसको चाहे लड़की दे। मगर मेरी बातें उनको समझ नहीं आती थी और ऐसी बातें पर मुद्दे बढ़ा लिखा होने के भी ताने मिला करते थे। धीरे धीरे मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया और सिर्फ खामोशी रहने लगी। एक दिन मेरी बहन नीतू की भी शादी हो गई और मेरे दिमाग में बहुत सा हल्का हो गया था। मेरी बहन का पति और उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मैं भी सुकून की बस भारती थी कि आखिर मेरी बहन की आज बारिश भी आप ख़त्म हो गई। नीतू की शादी को अभी 10 महीने गुजरे थे कि मेरी बहन विधवा हो गई और उसके ससुराल वाले ने उनके मनोज कहकर घर से निकाल दिया। मामी नीतू को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थी और मामी की बातें सुनकर करने पर मजबूर हो गए थे। मामा अभी मेरे ससुराल की तरह मामी से बहुत दबते थे। एक दिन जब मैं मामी के घर गई तो मामी नीतू को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से छुड़ाई और फिर गुस्से से उसके थोड़े से कपड़े लेकर उसके अपने साथ अपने घर आ गई। मगर यहाँ पर तो हंगामा खड़ा हो गया जब मेरी सास को पता चला कि वह यहाँ पर ही रहेगी और वहाँ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। मुझे अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, मगर मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी सास को मेरी बहन का घर में आना पसंद नहीं आता था।
वह रोज़ रात को मेरे पति को चढ़ाया करती थी। एक दिन मैं रात को किचन का काम कर कर ख़त्म करके अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अपनी सास के कमरे में कुछ आवाज़ें आने लगी। ना चाहते हुए मैं उनकी बातों को रख कर सुनने लगी। वह आज भी रोज़ की तरह मेरे पति को और मेरी बहन के खिलाफ़ भड़का रही थी। मैंने कान लगाकर उनकी बात सुनी तो मुझे आवाज़ आई कि देखो ज़रा, तुम्हारी पत्नी को भी किसी का डर है या नहीं। महंगाई का ज़माना है, इतनी कम आमदनी में एक इंसान के लिए अपना खर्चा उठाना मुश्किल है। इस वक्त तो अपना गुजारा करना ही दुश्वार हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी पत्नी ने हम लोगों पर ही एक और जिम्मेदारी लाकर बिठा दी है। पहले इसको और इसकी बेटी को हम पाल रहे थे। उनकी जिम्मेदारियाँ क्या काम करती थे, जो ऊपर से अपने साथ ही अपनी बहन को भी ले आई। कल कोई और बाकी मायके वाले को भी ले आएगी और फिर एक दिन अपना पूरा ख़ानदान यहीं पर इकट्ठा कर लेगी। और तुम बस गंगा की तरह इसको देखते रहना। इसको किसी बात के लिए मना मत करना, इसको कुछ मत कहना। मेरे पति खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब वह बोले तो कहने लगे कि माँ, मैं उससे कहता तो हूँ और इससे ज़्यादा क्या करूँ। मेरी सास को बस हर बात में अपनी ही चलने की आदत थी। वह जब अपनी कहने पर आती थी तो वह और किसी की बात भी नहीं सुनती थी। तब चाहे सामने उनका बेटा हो या फिर उसकी पति, सभी उनसे डरते थे और उनसे दबे बैठे थे। बेटे की तो मुझे समझ जाती, क्योंकि वह अपनी माँ का कहा नहीं टाल सकते थे। वह तो अपनी माँ को किसी भी हाल में पलट कर जवाब नहीं दे सकते थे। मगर मैं ससुर पिए में डरते थे। उनके हर नाच एक बात को मानते थे और पता नहीं क्यों उनके हर गलत बात पर खामोशी इम्तिहान कर लेते थे। सास की सारी बातें तो मेरी समझ से बाहर थी। मेरी बहन बहुत अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा मासूम थी और सभी का कहना मानने वाली और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली। वह तो हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थी। इसमें इस बेचारी की क्या गलती थी। इसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वह जाती तो कहाँ जाती, और इस मुश्किल समय में अगर मैं भी उसे छोड़ देती तो इस कड़े वक्त में भी उसका काम नहीं आती। फिर ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा जो कड़ी धूप में ठंडी छाँव में बन सके। वह रोज़ मेरे पति को मेरे खिलाफ़ भड़काने में लगी रहती कि तुम अपनी पत्नी को कहो कि वह अपनी बहन को यहाँ से चला ले जाए और मैं उनकी कोई बात ना सुनूं। और मैं अपने आंसू पीती हुई अपने कमरे में आ गई। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं जानती थी कि अब मुझ पर सारा गुस्सा निकालने वाले हैं। उनके अंदर और उनके चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में हैं। जब उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए तो मैं सोने की एक्टिंग करने लगी और सास की बातें सुनकर मेरे दिल पर कोरियान चलने लगी थी। अब मैं और भी ज़्यादा अपने दिल को बुरा नहीं करना चाहती थी। फिर न जाने राखी किस समय मुझे नींद आ गई और अगले सुबह फिर से वही हंगामा शुरू हो गया। जबकि मेरी बहन घर से सारे काम कर लिया करती थी और साथ साथ मेरी मदद करवाती थी। वह बिल्कुल खामोशी के साथ यहाँ पर वक्त गुजार रही थी। अगर मेरी सास को कुछ कह भी देती थी तो वह पलट कर कभी भी उनका जवाब नहीं देती थी। मगर वह भी सबक व्यवहार समझ रही थी, उसके अंदाज देख रही थी और उसने मुझसे कहा कि वह मेरी मम्मी के पास चली जाए, वहाँ पर रह लेगी। मगर मैं जानती थी कि वहाँ पर मामी उसके साथ कैसा सलूक करेगी, इसलिए मैंने उसे सख्ती से वहाँ जाने से मना कर दिया। और किसान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मगर अब घर के हालात मेरे काबू से बाहर होते जा रही थी और अब मेरी सास उठने बैठने मुझे ताने मार मार कर कहा करती थी कि तुम्हारी बहन यहाँ पर कब तक रहेगी, और मैं उनके हर एक बात पर खामोश रहती थी। मेरी एक ही नंद थी जो मेरी माँ की आदत की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वह तो बहुत प्यासी है और अच्छी थी। उसकी शादी दूसरे शहर में हो गई थी। आज वह हमारे घर में अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही थी। उसके आने से मेरे अंदर हिम्मत बढ़ने लगी थी, क्योंकि वह जब अपनी माँ को मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हुए देखती थी तो अपनी माँ को वहीं रोक दिया करती थी। मेरी नंद तो मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन मुझे उनका पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अजीब सा बदतमीज़ इंसान था, उसे तो किसी को देखने की भी तमीज़ नहीं थी। मगर मैं सब कुछ नज़रअंदाज कर देती थी। अगर मैं उसके बारे में किसी से कहती भी तो किसे कहती। मैं अपनी नंद के लिए खाना बनाया था। मैंने अपनी तरफ से किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। जब मेरी ननद और उसका पति हमारे घर पर आए तो मेरी बहन उनसे मिलने के बाद कमरे में जाकर बैठ गई और रात को मेरी सास ने कहा कि अपनी बहन से कहो कि वह स्टोर रूम में जाकर सो जाए या फिर बाहर गैलरी में सो जाए, क्योंकि उस कमरे में मेरी बेटी और दामाद रहेंगे। मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में वह स्टोर रूम में कैसे सो सकती है। माँ तो कोई पंखा था
और ना ही कोई खिड़की। मैं बहुत ही मरे हुए दिल से अपनी बहन को यह सब कुछ कह दिया, क्योंकि मैं घर में कोई भी हंगामा नहीं चाहती थी। वह बेचारी मेरे कहने पर गैलरी में सो गई और हम सब लोग भी सो गए और भी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आधी रात का समय था जब अचानक से एक शोर की आवाज़ मेरी आंख में खुल गई थी। मैं और मेरा पति बाहर की तरफ भागे। देखा तो बाहर सब लोग खड़े थे। मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि इस दिन के लिए तुम अपनी बहन को यहाँ लेकर आई थी ताकि मेरी बेटी का घर बर्बाद करने को कोशिश करें। जब मैं नीतू की तरफ देखा तो वह काफ़ी डरी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। वह भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं इन्हें नहीं बुलाया था, वह खुद ही यहाँ पर आ गए थे। इसका इशारा मेरे ननद के पति की तरफ था, जबकि जीजा जी का कहना था कि मेरी बहन पर उन पर डोरे डाल रही थी। घर में तो जैसे एक तमाशा बन गया था। मैं अपने आप को सबके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और जानती थी कि मेरी बहन का ऐसा नहीं कर सकती, मगर यह जो कुछ हो रहा था उसके मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। मैंने अपनी नंद की तरफ देखा तो पता नहीं दीदी मेरी बहन के बारे में क्या सोचेंगे, मगर मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी नजर आ रही थी, एक अजीब सा दुख और एक अजीब सा शक से जिन नज़रों से वह अपने पति को देख रही थी। इस बात से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह जानती थी गलती उनके पति की है, मगर शायद वह सबके सामने बात नहीं कर सकती थी। मेरी सास किसी भी हाल में इस बात को करने के लिए तैयार नहीं थी और मेरी ननद ने तो जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा किया और सब लोग वापस सोने के लिए चले गए। अपने कमरे में आने के बाद ही मेरे पति ने मुझे बहुत सी बातें सुनाई और कहा कि तुम्हारी बहन का लक्षण ठीक नहीं है। वह मुझे भी अजीब अजीब तरह के इशारे करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अपनी बहन के लिए सिलेक्स को तो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी बहन कैसी है, और मैं यह भी जानती थी कि मेरे पति मेरी बहन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर मैं खामोशी से यह सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि हम दोनों बहनें के आगे पीछे कोई नहीं था जो हमारी तरफ से बोलता और हमें सहारा देता। यही वजह थी कि सब लोग हमें बेसहारा समझकर हम पर इल्ज़ाम लगाए थे। तरह तरह की बातें करने के बाद हम सब लोग शायद सो गए थे, लेकिन मैं पूरी रात जागती रही थी। मेरे दिमाग में न जाने कौन कौन सी सोच आ रही थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी और बस यही सोच रही थी कि मेरी बहन अकेले इस दुनिया में कहाँ जाएगी। मेरी सास तो हर वक्त खर्च और महंगाई का ही रोती रहती थी, और अब तो उन्हें एक नई बात मिल गई थी। वह बात पर मुझे नंदोई वाली बात पर मुझे ताने देगी, उसको घर से बाहर निकालेंगे तो कहेंगी। पूरी रात में इसी बारे में सोचती रही। सुबह के 5 बजे मेरी आंखें खुल गई, तभी मेरे पति ने मुझे उठा दिया और मेरे लिए नाश्ता बना। जब मैं किचन में आई तो मेरी बहन नाश्ता बना रही थी। उसकी आंखें सूजी सूजी से हो रही थी। उसका चेहरा देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह पूरी रात नहीं सोई होगी। जैसे ही मैं जाग रही थी, मुझे देखकर उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाई। मेरे दिल दुख से भर गया। मैं उस बेचारी के लिए कुछ भी ना कर सकती थी। जब मेरी नंद सोकर उठी तो उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोगों से बात की, जैसे ही रात कुछ हुआ ही ना हो। और नाश्ता करने के बाद उसने अपने घर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उसे इतनी जल्दी वापस जाता देखकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हम दोनों बहनों की अच्छी खासी क्लास ले ली कि वह तुम्हारी बहन से वजह से ही इतनी जल्दी घर वापस जा रही है, वरना यह अपने घर से यहाँ कुछ दिन रुकने का प्लान बना कर आई थी। यह अंदाज़ा तो मुझे भी था कि वह यहाँ पर कुछ दिन रुकने के लिए आई थी, मगर यह भी सच था कि वहाँ से जल्दी मेरी बहन की वजह से नहीं बल्कि अपने पति की वजह से गई है, क्योंकि वह अपने पति की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जाते जाते उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, मगर यह बात तो घर में किसी को भी नहीं बता सकती थी। अगर यह बात से घर में करती तो एक नया हंगामा शुरू हो जाता। जी, मादी तौर पर मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे सुकून की ज़रूरत थी, मुझे खामोशी की ज़रूरत थी, मुझे ज़बरदस्ती सहारे की ज़रूरत थी। मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ, जहाँ मुझे कोई ना जानता हो, जहाँ मुझे कोई परेशान ना करे, और मैं वहाँ पर बहुत सारे पाल गुजार दूँ। आज मैं अपने सारे दुख दर्द बहा दूँ। और यहाँ तो मुझे रोने के लिए भी किसी बहाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी सास को मेरा और मेरी बेटियों का रोना अच्छा नहीं लगता था। अगर वह मुझे रोते हुए देख लिया करती थी तो वह मुझे बहुत सारी बातें सुना दिया करती थी। उसने हमारे घर में माँ होशियार फैलाई हुई थी। तुम चाहती ही यही हो कि इस घर में कभी खुशियाँ वापस ना आए, इसलिए हमेशा फैली रहती हो। मैं तो बड़ी दिक्कत से अपने आंसुओं को साफ करती थी। ऐसे ही दिन धीरे धीरे दुखों से गुजरते गए। एक अजीब तरह की उदासी थी जिसने मेरे पूरे वजूद को बर्बाद कर दिया था।
एक दिन भी मेरे दिमाग की तरफ से, दोनों की तरफ से था। जब मेरी बहन मेरे पास आई, ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कुछ कहना चाह रही हो मगर कह नहीं पा रही हो। मैं समझ गई थी कि वह ज़रूर यहाँ से जाने की बात करेगी, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि कुछ वक्त लगेगा और फिर मैं इसके लिए यही रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दूँगी। मगर मैं किसी हाल में भी उसकी माँ के घर पर नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मैं मम्मी के उसके साथ किया गया अत्याचार देख चुकी थी। जब मैं नीतू से पूछा कि क्या बात है, क्या कहना चाहती हो, जब मैं उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखा, मेरा दिल बहुत ही दुख है और उसके आंसू साफ करने लगी और उसको खामोश करवाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह अपना सारा दुख इस आंखों के सहारे बहाते। काफ़ी देर के बाद वह संभली, तब मुझसे कहने लगी कि आपके ससुर, और उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि ऊपर से मेरे सास की आवाज़ आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से खाना तैयार कर लो, घर में सब कुछ मेहमान आ रहे हैं। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। न जाने उन्होंने मेरी बहन से क्या कहा था, क्योंकि मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ तो आ रही थी, मगर मैं क्या बातें कर रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जब मैं दोबारा अपनी बहन से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा और मुझे डाल दिया। मगर उसकी बात पर मैं हैरान हो गई थी। वह मुझे कुछ कहना चाह रही थी, मुझसे बता नहीं पा रही थी, अपने काम में बिजी हो गई थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ऐसा महसूस किया कि वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और हमेशा देरी शर्मी से रहने लगी थी। मैंने उसे बहुत बार पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, जो बात है मुझे बता दो, मगर मुझे ऐसा लगा था जैसे वह मुझे कुछ कहना चाह रही हो मगर वह कह नहीं पा रही हो। जब भी मैं अपनी बहन के साथ अकेले बैठती थी तो मेरे साथ सास अचानक से आ जाती थी। मुझे उनका व्यवहार बहुत चौंकाने वाला लगा था। मुझे लगने लगा था कि वह नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन के साथ अकेले में समय गुजारूं, उसके साथ बातें करूं, मगर वह ऐसा क्यों कर रही थी। यह मैंने सोचा कि उनके दिमाग में यह वहाँ होगा कि हम दोनों बहनें उनकी बुराइयां करते हैं, इसी वजह से वह नहीं चाहती हो कि हम दोनों बहनें अकेले में बैठकर बातें करें। फ़िलहाल जो भी था, मैं अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने आज पड़ोस की औरत से उसके रिश्ते के लिए कह रखा था। तो कोई रिश्ता बताएं जो सादगी से शादी करके मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए और जिन लोगों को दहेज का लालच ना हो। पड़ोस में रहने वाली एक आंटी तो बहुत ही अच्छी थी, वह बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह ज़रूर मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखेंगे। उनसे बात करके मुझे तसल्ली हो गई थी। उसी दिन मैं रोज़ की तरह जब सुबह को उठी तो बाहर से अजीब तरह की शोर आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो यह मंजर तौर मुझे देखने को मिला। मेरी सास ने मेरी बहन का बाजू पकड़ा हुआ था और बुरी तरह से उस पर चिल्ला रही थी, और दूसरी तरफ मेरे सास ससुर खड़े थे। और जल्दी से उनके पास गई और उनके हाथ में अपनी बहन का बाजू छुड़वाया और उनसे कहने लगी कि माँ जी, क्या हुआ है, आपने क्यों सुबह सुबह हंगामा किया हुआ है, हर रोज़ उसको कटघर में लाकर खड़ा कर देती हो। मैं नहीं जानती थी कि अचानक गुस्से में मेरी आवाज़ कैसे बुलंद हो गई, वरना मैं हमेशा अपनी सास से धीमी आवाज़ में ही बात किया करती थी, चाहे वह मुझे कुछ भी कही थी, चाहे वह मुझ पर कितनी भी गुस्सा क्यों ना दिखाई दे। मैं उन्हें पलट कर कभी भी जवाब नहीं देती थी, मगर आज मेरा बर्दाश्त जवाब से बाहर था। उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की करतूत दिखाती हूँ। वह मुझे पकड़कर अपने पति के बिस्तर पर ले गई और जब उन्होंने तकिया हटाया तो उसके नीचे मेरी बहन की चूड़ियाँ और उसके इस्तेमाल की हुई कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। यह सब देखकर तो मैं हैरान हो रह गई और उससे पूछने लगी कि यह सब क्या है और यह यहाँ पर कैसे आया। मेरी सास कहने लगी कि यही बात तुम अपनी बहन से पूछो। इससे तो पहले इसके दामाद को ले जाने की कोशिश कर रही थी और अब उनके नाकाम हो गई तो मेरे पति का डोरे डालने लगी है। ऐसी घटिया लड़की को तो एक पल भी अपने घर में नहीं रुकने दे सकती। हमने तो इस लड़की की मदद की अनाथ समझकर इसको अपने घर में सहारा दिया, लेकिन यह लड़की तो हमारे ही घर के मर्दों पर डोरे डाल रही है। अपनी बहन को निकालो यहाँ से, वरना तुम्हें भी इसके साथ साथ धक्के देकर निकाल दूंगी। यहाँ से निकले जहाँ मर्जी जाएं, जो यहाँ से निकलवाओ, और जाते जाते अपने बेटियों के साथ लेकर जाना। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे पति और ससुर खामोश खड़े हुए सारा तमाशा देख रहे थे। मैं अपने ससुर के पास गई और उनसे कहा कि आप मुझे बताइए क्या हुआ है, मगर वह मुझसे नाराज़ नज़र झुकाने लगी और घर से बाहर चले गए। मगर मेरी सास ने तो बहुत ही हंगामा खड़ा कर दिया था। आज पड़ोस के सभी लोग घर में आकर उनका ड्रामा देख रहे थे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे बहनों की अच्छी तरह से
जान तौर और सास को भी मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपनी बहन को इस घर से भेज दूं। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि मैं इसको कहाँ भेजूं। हाँ, हमारा तो कोई अपना है ही था नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो इसको सहारा दे सकता था। तभी पड़ोस की वही आंटी जिसे मैं रिश्ते के लिए कहा था मेरी मदद करने के लिए आगे आई। उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इस घर में तुम अपनी बहन को रखना चाहोगी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए। मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आखिर अपनी बहन को कहाँ भेजूं? वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, इसे मेरे घर भेज दो, मैं इसके रहने का बंदोबस्त कर दूंगी और तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। मैं उन पर यकीन करके अपनी बहन को उनके साथ ऐसा जाने दिया था कि मुझे आंटी पर भरोसा नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं उसकी सास पर यकीन कर लिया था। यह देखकर मैं हैरान थी कि उसका सामान पहले से ही चारपाई से बाहर कैसे पहुंच गया। और मेरे ससुर ने तो यह कहा था कि मेरी बहन उसके पास गई थी और उन्होंने उसे वापस भिजवा दिया कि उनकी बेटी जैसी है। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे उनकी ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह किसी के मामले में भी नहीं बोलते थे। वह अपने काम से काम रखते थे और बहुत ही शरीफ इंसान थे। मगर अब वह यह सब कुछ क्यों कह रही थी? मैं यह सब कुछ सोचकर उलझती जा रही थी। कुछ दिनों बाद ही मैंने यह सब बात नोटिस की कि मेरी बहन जिस दिन से यहाँ से गई थी, मेरी सास तभी से बहुत खुश नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहन यहाँ पर बोझ बनकर रह रही थी, और जब बोझ उन पर से हटा तो वह बहुत ज़्यादा सुकून से हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद ही मेरी नंद रोती रोती अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गई। सब ने उसको ऐसे अचानक पर आने पर और इतना रोने पर परेशान हो गए। और जो खबर उसको सुनते ही मेरे घर वालों को होश उड़ गए। उसने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब वह भाभी को अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती। यह सुनकर तो मेरी सास बेसुध हो गई। घर में परेशानियां के जैसे माहौल बन गया था। सब अपनी अपनी जगह बहुत परेशान थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो मेरी ननद तक था। उसे ना तो खाने का होश था और ना ही किसी और चीज़ का। मैं तो पहले ही अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैं उससे मिलने तक नहीं जा पाई थी। जब मैं आंटी के घर गई तो उन्होंने बताया कि वह मेरी बहन की शादी कर रही है। लड़का उनका भांजा है जिनकी पहली पत्नी मर चुकी है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं अजीब सी सोच में पड़ गई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं एक बार उस लड़के को देखना चाहती हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। आंटी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तुम ज़रूर इस लड़के से मिल सकती हो, लेकिन जब मैं इस लड़के को बुलाऊंगी तब मैं तुम्हें भी यहाँ पर बुला लूँगी। और यही बात ध्यान से सुन लो, नीतू को अपनी सगी बेटी की तरह ही समझा है। जैसे ही अपनी बेटी को समझती हूँ वैसा ही तुम दोनों बहनों को भी समझती हूँ। आंटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच कहते हैं, परेशानियों में अगर कोई काम आ जाए तो वह इंसान दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और इस वक्त मुझे आंटी इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान नज़र आ रही थी, जबकि मेरे उसने कोई फ़ोन का रिश्ता नहीं था, बस एक इंसानियत का और एहसास का रिश्ता था। और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि दुनिया से सभी अच्छे लोग ख़त्म नहीं हुए हैं। लोगों की वजह से ही तो यह दुनिया अच्छी अभी तक चल रही है। जब मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आई और अपने कमरे में जाते हुए अपनी ननद की बात सुनकर मैं ठीक कर रुक गई। वह कह रही थी कि माँ, बाबूजी, आपने भाभी के साथ बहुत जाति की है। आपने उनकी बहन पर इल्ज़ाम लगाया। आप लोग जानते भी हैं कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा पाप है, और शायद ही आपके इस पाप की वजह से मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। जैसे आपने किसी को बेटी की तकलीफ़ थी, वैसे ही तकलीफ़ मुझे भी झेलनी पड़ रही है। यह तो मैं जानती थी, यह सब कुछ झूठ था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों बहनों ने आपके कुछ नहीं कहा। मैं उनके कमरे में अंदर गई। मुझे देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि आप किसी की बेटी के साथ इतना बुरा कर रहे हैं? मैंने क्या कहा? नहीं सुनी कि इंसान जो करता है वही भुगतता है। आज जो तकलीफ़ आप किसी के औलाद को देंगे, कल वही तकलीफ़ आपकी औलाद को भी सहनी पड़ेगी। और देखिए,
यह कहावत आपके ऊपर कितनी जल्दी पूरी हो गई। जिसके बाद आंटी ने अपने वादे के मुताबिक मेरी बहन की शादी कर दी। मैं अपने पति से मिलकर बहुत खुश हुई थी। वह पढ़ा लिखा और एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मुझे अपनी नंद की तरफ से बहुत परेशानियां थी जो मेरे साथ बहुत अच्छी थी और मैं उसकी तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। फिर एक दिन उसका पति सर झुकाए हुए हमारे घर पर आया। वह बहुत शर्मिंदगी लग रहा था। उसने कहा कि उसको एहसास हो गया है कि उसने बहुत गलत किया। उसने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दी क्योंकि वह उसके साथ साथ और भी काफ़ी लड़कियों के चक्कर में चल रही थी और शादी के बाद भी उसने उन लड़कों का पीछा नहीं छोड़ा था। जब उसने अपनी आंखों से अपनी दूसरी पत्नी को और किसी के साथ देखा तो अपनी आंखों पर यकीन आ गया, मगर अगर उसके पास कोई और रास्ता ना था सिवाय उसके कि वह उसको छोड़ दे और अपनी पहली पत्नी के वापस लाए। घर में सब लोगों ने तो उसे बहुत बुरा भला कहा और उसने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करोगी, मगर वह बहुत शर्मिंदा थी। मेरी ननद ने कहा कि वह अपने घर वापस जाना चाहती है। उसने फैसले पर सब लोगों को खामोश करवा दिया था और मेरे सास को उसे वापस भेजना पड़ा। उसके जाने के बाद मेरे सास ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे सास का कहना इतना ही था, मेरे लिए काफ़ी था। मैंने उनसे अपना दिल साफ़ किया और उनको माफ़ कर दिया था। मैं और मेरी बहन हम दोनों के घर बहुत अच्छी तरीके से बस चुके थे। हम दोनों ही अपने परिवार में बहुत खुश थे। धन्यवाद दोस्तों।